नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हो मित्रों। आज फर्स्ट शिफ्ट में सुबह बनपाल की एग्ज़ाम हुई थी। जो बनपाल की एग्ज़ाम हुई है उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन है मित्रों, उन पर हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे मित्रों। साइंस की जो पहली शिफ्ट है लिखा हुआ है बनपाल परीक्षा 2022-2021 की वैकेंसी थी मित्रों। ये 2022 में वो एग्ज़ाम हो रही है। प्रथम पारी जो 6 नवंबर 2022 को हुई है, उस प्रथम पारी में साइंस के कुल 14 क्वेश्चन आए हैं मित्रों। कुल 14 क्वेश्चन आए। साइंस प्लस मैथ दोनों के मिलाकर के लगभग 11 क्वेश्चन मैथ की थे, 25 क्वेश्चन थे। बाकी सभी जीके पर डिपेंड थी, जिसमें करंट जीके थी कुछ और कुछ प्राचीन एनिशिएंट टाइप की थी। तो टोटल जीके पर डिपेंड था। फिर आगे का मैटर है आपके। इस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में, इन साइंस के क्वेश्चनों पर कि इनके क्या आंसर हैं और अगली जो एग्ज़ाम जिन लोगों की नहीं हुई है उनके लिए भी काम आएंगे, क्योंकि इन्हीं में से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन फंस जाए ऑप्शनों पर आधार पर, या कई दफ़े रिपीटेशन हो जाता है क्वेश्चनों का मित्रों, ऐसा भी हो जाता है, स्वाभाविक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं मित्रों। सभी लोग तैयार हो जाइए अपना पेपर लेकर के और मिलान करते चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं है? निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं है? देखिए मित्रों, क्रिस्टलन का जल होता क्या है? क्रिस्टलन का जल होता क्या है? तो मित्रों, इस एग्जाम में साइंस आर्ट के सभी स्टूडेंट बैठे, आर्ट के भी बैठे हैं, साइंस के जिनके बैकग्राउंड साइंस रहे हैं वो भी बैठे हैं। अब आर्ट का स्टूडेंट तो ये नहीं समझ पाएगा कि समझ पा रहा है कि क्रिस्टलन जल है क्या। यदि नहीं पढ़ा है कभी तो ये बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। सीधा सा अर्थ ध्यान रखना है मित्रों। जो हम लोग अणुसूत्र लिखते हैं, जो सूत्र लिखते हैं, उसके डॉट लग करके जो जल के अणु लिखे रहते हैं वही जल का अणु क्या कहलाता है? क्रिस्टलन जल का अणु। सीधा से पकड़े, टेंशन में नहीं आना है कि क्या पूछ लिया। अब देखो आप लोग, इसका मतलब ये चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं, यदि आपको इनके अणुसूत्र याद हैं तो आंसर निकल जाएगा। बच्चा क्या है, केवल एक छोटी सी ट्रिक बताइए आपको कि जल बाद में लिखा रहता है, वो सब क्रिस्टलन जल है। अलग से जल का अणु लिखा रहे वही क्रिस्टलन जल है। और है क्या आपके, जैसे देखो जिप्सम, पहला ऑप्शन दे रखा है जिप्सम। जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2। CaSO4.2H2 होता है किसका? जिप्सम का होता है मित्रों। इसका मतलब CaSO4, क्या आप चर्चा कर रहे हैं हम लोग? CaSO4.2H2 ये होता है जिप्सम का। इसका मतलब अभी मैंने कहा कि बाद में लिखा हुआ जल है वही क्रिस्टल है। इसका मतलब इसमें तो है क्रिस्टल। वो कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसमें है। चलो छोड़ो इसको। नीला तोता, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4.5H2O। इसका मतलब इसमें भी है मित्रों, ये तो इसमें भी है। आगे देखो दावन सोडा। दावन सोडा का सूत्र क्या होता है मित्रों? Na2CO3.10H2। इसका मतलब इसमें भी जल का अणु है, क्रिस्टलन जल का अणु। तो 3 का आपको मालूम है तो आंसर तो वैसे ही निकल गया। चौथा, खाने का सोडा, या उस एग्जाम में खाने का सोडा और या ऑब्लिक लगा कर दे रखा था मीठा सोडा। तो खाने का सोडा या मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है मित्रों, इसका अणुसूत्र होता है मित्रों NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसका अणुसूत्र क्या है मित्रों? NaHCO3 है इसका अणुसूत्र। NaHCO3 है मित्रों इसका अणुसूत्र। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहीं ऐसा जल का अणु दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है तो बस आंसर पकड़ में आ गया मित्रों। खाने का सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं मित्रों इसको। तो इसका आंसर क्या हुआ? खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन देखें अब आप। अब देखो, आगे जिनकी एग्जाम नहीं हुई है उनको सीधा काम आ सकता है, कई दफे अणुसूत्र पूछ सकता है आपके। नीला तोता
इसका अणुसूत्र पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका तो काम देगा उनको। जिनके एग्जाम नहीं हुई है वो गौर से इस पेपर का एनालिसिस देखें, क्योंकि उनको काम आने वाली हैं चीज़ें। आपके पेपर में हो सकता है वो मिल जाए इस तरह की चीज़ें। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? मित्रों, अवशोषित का मतलब है आना और निष्कासित का मतलब है निकालना। यही है, घबराओ मत। अवशोषित और निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है, इसका मतलब ना ही तो निकलती है ना ही आती है, सीधा सा अर्थ हो गया। ये हो गया। समदाबी प्रक्रम में, जिसमें दाब समान हो, नहीं, ऐसा नहीं है। समतापी प्रक्रम में, इसमें भी नहीं होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम में सम आयतनिक, आयतन समान। रुद्धोष्म प्रक्रम में होता ही यही है इसकी परिभाषा में कि ना तो ऊष्मा अंदर आए, बाहर की ऊष्मा कहाँ नहीं आए अंदर, और अंदर की कहाँ नहीं जाए बाहर, तो वही क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। बात आई कुछ पकड़ में आपके? अरे किसी चीज पदार्थ को आपने गर्म करके किसी के अंदर रख दिया, मान लो थर्मस या उसके अंदर, उसको बढ़िया पैक कर दिया। अब वो चीज उसमें ठंडी नहीं हो, जैसी आपने रखी है वैसी की वैसी बनी रहे, इसका मतलब वो कैसा प्रक्रम हो गया मित्रों? रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। वो रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आई और अंदर की बाहर नहीं आई। तो वही तो कह रहा है कि अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा क्या हो? शून्य हो। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला देखें, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? सिंथेटिक फाइबर मतलब कृत्रिम रेशम। सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। किस सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम कहते हैं? तो किसको कृत्रिम रेशम कहते हैं मित्रों? डेक्रोन नहीं कहते, टेरिलीन नहीं कहते, रियोन, नाइलॉन, तो किसको कहा जाता है मित्रों? रेयोन को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेयोन होगा मित्रों। फिर देखें आप, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं, क्या मामला है देखें। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये वस्तु कैसी है मित्रों? अपारदर्शी। इसका मतलब इस पर एक सतह पर क्या की गई है मित्रों? पॉलिश की गई है। एक सतह पर क्या की गई है? पॉलिश। अब देखें, जब वो क्या कह रहा है, इस पर प्रकाश किरण आती है, तो मान लो इस जगह आई प्रकाश किरण, तो इस जगह प्रकाश किरण आई तो इधर पार नहीं जा रही है प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण पार नहीं जा रही है तो या तो जिस पथ से आई है उसी पथ पे वापस चली जाए, या कोई एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाए, वापस चली जाए, यही होगा आपके। लेकिन वो कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति। किनारा मतलब इस जगह जा रही है वो किरण, और यहाँ से जाने के बाद ये अपने मूल पथ से क्या हो जाती है मित्रों? इस तरह से विचलित हो जाती है। इस तरह से आती है और इस तरह से विचलित हो जाती है। तो ये जो एरिया है इसमें एक छायादार क्षेत्र प्राप्त होता है मित्रों। और ये किस में होता है ऐसा मामला? विवर्तन में होता है मित्रों। किस में होगा? विवर्तन में। तो इसका आंसर क्या हो गया मित्रों? विवर्तन हो गया आपके। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है ध्रुवीकरण, दूसरा व्यतिकरण, तीसरा विवर्तन, चौथा अपवर्तन। तो आंसर क्या हुआ इसका मित्रों? विवर्तन हुआ। आया आपके समझ में विवर्तन क्यों हुआ है? क्लियर स्पष्ट क्वेश्चन में लिख रखा है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है मित्रों, सीधा आंसर आ रहा है। विवर्तन के ही तो उदाहरण है। मनुष्य की परछाई का बनना किसका उदाहरण है? विवर्तन का ही तो उदाहरण है। विवर्तन का, अरे किनारों से टकराती है प्रकाश की किरण, तो इसलिए जहां यदि हम हाथ के इसके गैप होता है तो ऑटोमेटिक गैप दिखाई देता है उस परछाई में दिखाई देता है आपके। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, और मैं पढ़ाता हूँ उस समय भी बार बार कहता हूँ, इस तरह से स्टूडेंट को डायरेक्ट लिखाता हूँ कि ग्लाइसिन एक उदासीन एमिनो अम्ल है। तो कौन है मित्रों? ग्लाइसिन एक उदासीन एमिनो अम्ल है। मित्रों ज़्यादातर जो ऑफलाइनों में पढ़ाया गया है यहाँ बैचों में, डिटो कॉपियों में से क्वेश्चन है। डिटो
बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है उन स्टूडेंटों को जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी वन विभाग की हमारे यहाँ। बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, चाहे साइंस वाले पोर्शन को ले लो, जीके वाले पोर्शन को ले लीजिए आप, चाहे मैथ वाले पोर्शन को ले लीजिए, बहुत खतरनाक फ़ायदा हुआ है। और अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है, फिर उसके रिजल्ट आते हैं, उन पर हम लोग उस समय चर्चा करेंगे कितने स्टूडेंटों के सिलेक्शन हुए और कितना बेटर स्कोर रहा है स्टूडेंटों का। तो निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है, तो कौन सा हो जाएगा मित्रों, ग्लाइसिन। कौन सा एमिनो अम्ल हो जाएगा, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल उदासीन एमिनो अम्ल है मित्रों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो सीधा सा डायरेक्ट ही पूछ लिया है आपने, किसने की है, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है मित्रों, फैराडे ने की है। स्वान पुष्प, डॉग फ्लोवर, स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है। स्वान पुष्प को ही डॉग प्लांट भी बोल देते हैं कई दफ़े, इसके उदाहरण में डॉग प्लांट भी लिख देते हैं आप। तो स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशानुगति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, देखो मित्रों, अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, स्वतंत्र अभ्युहन। तो ये स्वतंत्र अभ्युहन तो मेंडल का नियम है, तीसरा नियम है। प्रभाविता के नियम के ये हैं आपके, प्रभाविता का नियम क्या कहता है, मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या कहता है, तीन ही तो नियम है, प्रभाविता का नियम, योगी शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। प्रभाविता के नियम को वर्तमान में मेंडल का प्रथम नियम नहीं माना जाता है क्योंकि सर्वाधिक अपवाद हैं उसके, इसलिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस प्रभाविता में से कौन सा है आपके, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि विलक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी हैं, और जो दिखाई नहीं देंगे वो सब क्या हैं, अप्रभावी हैं। तो कौन सा आंसर हुआ मित्रों, स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशानुगति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है मित्रों, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मित्रों, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है, कौन सा अपमार्जक, धनायनित अपमार्जक है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा धन आयनित अपमार्जक है, तो मित्रों धनायनित अपमार्जक सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, पहला ऑप्शन इधर रखा है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपके पेपर में सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तीसरा दिया है सोडियम लोराइल सल्फेट। चौथा ऑप्शन है मित्रों सोडियम स्टीयरेट। तो मित्रों इसमें धनायनित अपमार्जक पूछा है, आंसर क्या होगा मित्रों आपके सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। निम्न में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है, तो आंसर क्या होगा मित्रों सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड होगा मित्रों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कायिक प्रवर्धन पहला ऑप्शन दिया है ये सभी, दूसरा दिया है प्रकंद, तीसरा दिया है भूस्तारी, चौथा दिया है बल्ब। कायिक प्रवर्धन का मतलब समझ रहे हो आप, किसी भाग को लिया गया है उस पादप के और फिर अगले प्लांट डेवलप किया गया, ये तो कह रहा है वो कि पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाई निम्न में से कौन सी है। तो ये सब क्या है पादप के कायिक भागों के रूप में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा मित्रों उपरोक्त सभी, या ये सभी दे रखा है आपके पेपर में ऑप्शन पहले में ये होगा। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है, तो कांसा मेन रूप से कौन सी मिश्र धातु है, तो कांसे में क्या होता है आपके कॉपर और टिन, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, कॉपर और निकेल, क्या होता है मित्रों कॉपर और टिन होता है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु है आपकी, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कौन, कांसा। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है मित्रों, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है। नारी में क्या होगा, एक्स गुणसूत्र होगा, नारी में क्या होता है एक्स गुणसूत्र होता है। यदि आप नारी की बात करोगे तो यहाँ बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसके अनुसार क्या होना चाहिए। ये कह रहा है आपके, इसने कहा है कि नारी में क्या होगा एक्स, लेकिन
वो कह रहा है कि एक एक्स गुणसूत्र की हानि हो जाए, मतलब एक क्या हो जाए मित्रों, कम हो जाए। 44 कायक होंगे प्लस एक्स एक्स ऐसे होता है आपके। वो कह रहा है कि यदि नारी में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाए, हानि हो जाए, इसका मतलब एक नहीं है, ये वाली पोजीशन है। तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है मित्रों, विल्सन सिंड्रोम कहलाती है? नहीं। डाउन सिंड्रोम कहलाती है? नहीं। टर्नल सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाती है। तो मित्रों कौन सी स्थिति कहलाती है? टर्नल सिंड्रोम कहलाती है। कौन सा कहलाता है? टर्नल सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? टर्नल सिंड्रोम होगा। तो इसका आंसर क्या है? टर्नल सिंड्रोम है मित्रों। आंसर क्या हो गया आपके? टर्नल सिंड्रोम हो गया। तो एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार कौन सा है या कौन सा सिंड्रोम है? तो टर्नल सिंड्रोम है मित्रों। फिर देखो, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है, कौन सी चीज काम आती है साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में? तो प्लेटिनम, जिंक, निकेल, सोना। तो कौन सा आता है मित्रों? सोना काम आता है। कौन सा काम आता है? सोना काम आता है। एक विद्युत धारा प्रवाही वृत्ताकार पार्श्व के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है। तो किसके अनुपात में होगा? किसके में होगा आपके? तो लंबाई के, धारा के, त्रिज्या के, मोटाई के। तो किसके अनुपात में रहता है मित्रों? धारा के अनुपात में होता है आपके। 20 समानुपाती आई का होता है मामला। सदिश राशि पहचानिए। सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि, क्या ताप एक सदिश राशि है? क्या दाब एक सदिश राशि है? क्या संवेग एक सदिश राशि है? क्या दूरी एक सदिश राशि है? मित्रों ताप, दाब, दूरी ये सभी कैसी हैं? अदिश राशि हैं। सदिश राशि कौन सी है इसमें? संवेग। तो संवेग इसमें सदिश राशि है। तो ये मित्रों पहली शिफ्ट का पेपर था बनपाल का आज का, जिसका पूरा एनालिसिस था साइंस के क्वेश्चनों का मित्रों आप लोगों के सामने। ये जो क्वेश्चन है जिनके पेपर नहीं हुए हैं अभी, जिनके होने हैं अगली शिफ्टों में, वो लोग ठीक प्रकार से इनको पढ़ते हुए चलें, क्योंकि कई क्वेश्चनों का रिपीटेशन हो जाता है मित्रों, तो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है मित्रों। बाकी जिन लोगों की एग्ज़ाम्स नहीं हुई हैं अभी, अगली शिफ्टों में होने वाली हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है, पेपर को ठीक प्रकार से फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में साइंस और मैथ के लगभग इन शिफ्टों, जो पहली शिफ्ट में देखे गए हैं वो लगभग 25 क्वेश्चन देखे गए हैं। 14 तो साइंस के हैं और 11 क्वेश्चन मैथ के देखे गए हैं। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन देखे गए। बाकी कुछ क्वेश्चन करंट के हैं पेपर में और कुछ क्वेश्चन जीके के हैं। करंट और जीके और साइंस और मैथ, इन सबको यदि एक एवरेज के आधार पर देखा जाए तो पेपर का आज का पहली शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड रहा है वो ज़्यादा हाई भी नहीं रहा है और ज़्यादा लो भी नहीं रहा है, एक मीडियम रेंज का रहा है। क्योंकि कई क्वेश्चन सिंपल भी हैं, जीके के पेपर को भी आप देखोगे तो कई क्वेश्चन उसमें सिंपल भी हैं, लेकिन कई क्वेश्चनों का लेवल ठीक ठाक रखा है। कई क्वेश्चनों का लेवल ठीक ठाक रखा है, इसलिए वो लगभग आज का पेपर यदि देखा जाए इस पहली शिफ्ट का, तो लगभग मध्यम टाइप का पेपर बोल सकते हो कि एक मध्यम पेपर रहा है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जिन लोगों की एग्ज़ाम नहीं हुई अभी तक, जिनके पेपर होने हैं, उनको ऑल द बेस्ट मित्रों। ठीक प्रकार से पेपर करना। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।